ये तो आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और उसके इस्तेमाल का रुझान सबसे पहले मगरब में पैदा हुआ और बहुत ही कम वक्त में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरत बनकर रह गया। टेक्नोलॉजी का ही एक शाहकार कंप्यूटर मगरब में रोजमर्रा जिंदगी के लिए कम्युनिकेशन का हिस्सा बनकर रह गया। कंप्यूटर का मगरब में इस्तेमाल और फिर कोडिंग ने बहुत जल्द पूरे मगरब और बाद में दुनिया भर को कंप्यूटर पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जिस वक्त पूरी दुनिया कंप्यूटर की तरफ जा चुकी थी या बहुत सारे ममालिक अभी कंप्यूटर की तरफ जा रहे थे, उस वक्त चीन की 1 अरब आबादी के इस्तेमाल के लिए चीन में सिर्फ 3000 कंप्यूटर थे। कंप्यूटर और डिजिटल वर्ल्ड में चीन यूरोप और अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे था, या यूं कह लें इस दौर में उनके साथ दौड़ने के काबिल ही नहीं था। फिर चीन कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, इसके पीछे एक राज है जो आपको भी हैरान कर दे। आज जब हम शिनचेन का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जनूबी चीन का एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर आता है जो अपने ब्रांड की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर। लेकिन अगर घड़ी की सुई पीछे घुमाकर 1980 की दहाई में जाएं तो ये एक छोटा और गैर अहम शहर था, या दूसरे लफ्जों में मछेरों की एक बस्ती थी। 1980 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी उस वक्त सिर्फ 58,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। आज इस शहर में 12.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं और ये दुनिया के चंद बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक है जहाँ आसमान को छूते हुए स्काई स्क्रैपर्स और टावर्स की भरमार है। दुनिया की चंद बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक हवावे कंपनी इसी शहर से शुरू हुई थी और इसका हेड ऑफिस आज भी यही है। गुज़श्ता 4 दहाइयों में चीन ने टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की की है, इस तरक्की का आगाज इसी शहर से हुआ। डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस शहर में जो तरक्की देखने में आई, सारी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 4 दहाइयों में ये शहर टेक्नोलॉजी का हब और चीन पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का गढ़ कैसे बना है, ये हम आपको बताते हैं। चीन ने इस मकाम पर पहुंचने के लिए जिस हथियार को इस्तेमाल किया उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। आइए इस कीबोर्ड के पीछे छुपी कहानी को जानते हैं। कीबोर्ड में तकरीबन 80 के करीब बटन या कीज होते हैं और इन पर एक वो जबान लिखी होती है जो मगरब की बहुत सी जबानों से मिलती जुलती है। अगर हम चीनी जबान को देखें तो इसमें 70,000 से लेकर 80,000 तक कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि चीन ने किस तरह ऐसे कीबोर्ड के जरिए टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की जिस कीबोर्ड की जबान उनकी जबान से बिल्कुल मुख्तलिफ। अपनी जबान को उन्होंने कीबोर्ड पर कैसे मुंतकिल किया। आज के दौर का चीन असल में उन फैसलों की अमली तस्वीर है जो उनके अजीम लीडरों ने किए थे। लेकिन बात सिर्फ फैसलों तक नहीं, इसकी और भी बहुत सी वजूहात थी। मिसाल के तौर पर माओ ज़ेडुंग की तरफ से उठाए गए इनकलाबी इक़दाम, चीन और ताइवान के माबैन कशमकश और सबसे अहम वो जियोपॉलिटिक्स जिसने चीन और ताइवान के दरमियान राइटिंग के तस्वुर को भी तब्दील करके रख दिया। दरअसल चीन को इस बात का एहसास था कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया से बहुत पीछे है, इसलिए चीनी हुकाम ने तहिया किया कि चीन को आगे लेकर जाना है। लिहाजा 1985 में चीन ने कांची तैयार किया जो कंप्यूटर्स में चीनी जबान लिखने का एक पेचीदा निज़ाम था। इस तरीकाकार से लिखने की रफ्तार बहुत ज्यादा कम थी और शुरू में इस तरीके से लिखने में बहुत गलतियां हुआ करती थी, लिहाजा इस पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता था। खुशकिस्मती से चीन ने वो खुफिया तदबीर निकाल ली जिसके जरिए से चीनी जबान इस कीबोर्ड पर लिखी जा सकती थी, जिसे आज हम QWERTY कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है चीन के सुप्रीम लीडर माओ ज़ेडुंग से। माओ ज़ेडुंग का ख्याल था कि चीन को मॉडर्नाइज करने के लिए सबसे पहले चीनी रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, यानी चीनी रस्मुल खत को रोमन स्क्रिप्ट में बदल दिया जाए, जिस स्क्रिप्ट में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन समेत मगरब की बहुत सी जबानें लिखी जाए। इस स्क्रिप्ट में लफ्ज तो रोमन यानी ABC जैसे ही इस्तेमाल होंगे, मगर उनके जोड़ने से आवाज चीनी लफ्ज किया है। इस तरह से चीनी के मुश्किल हरूफ और कैरेक्टर्स याद नहीं करने पड़ेंगे। इससे पहले मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने भी तुर्की की तरक्की के लिए कदीम तुर्की स्क्रिप्ट को बदलकर तुर्की जबान को रोमन स्क्रिप्ट में लिखवाना शुरू करवा दिया। अगर माओ ज़ेडुंग ये कदम उसी वक्त उठा लेते तो शायद दुनिया ही कुछ और होती। लेकिन माओ ज़ेडुंग के करीबी दोस्त और कॉमरेड उस वक्त के सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन ने माओ ज़ेडुंग को सख्ती से मना कर दिया कि ऐसा कोई काम ना करे। चीनी स्क्रिप्ट को मुकम्मल तौर पर खत्म करना बिल्कुल ठीक नहीं है और माओ ज़ेडुंग भी किसी हद तक इस पर कायल हो गए। लिहाजा माओ ज़ेडुंग ने चीनी के रिवायती स्क्रिप्ट को बुनियादी स्क्रिप्ट की हैसियत से बाकी रहने दिया, जबकि स्कूलों वगैरह में लिखने के लिए एक नया सिस्टम पिनयिन के नाम से मुतारिफ करवाया। इस सिस्टम में रोमन स्क्रिप्ट को ही बुनियाद बनाया गया और रोमन हरूफ को इस तरह जोड़ा गया कि उनसे मिलकर बनने वाली आवाज चाइनीज होती थी। इस स्क्रिप्ट की सौतियात यानी फोनिक्स पर बहुत मेहनत से काम किया गया। चीनी जबान को रोमन स्क्रिप्ट में ढालना ही वो फैसला था जिसके नतीजे में आगे चलकर चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने आप को फातेह साबित किया और एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा। लेकिन इस सब के बीच खड़ी है चीनी सिविल वार की कहानी। चीनी सिविल वार माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक की
कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान लड़ी गई। इसमें माओ जेतुंग को फतह हासिल हुई। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ ताइवान की हद तक रह गई, जो चीन से 161 किलोमीटर दूर है। माओ जेतुंग ने पावर में आकर अपने पिनयन स्क्रिप्ट पर तेजी से काम शुरू करवाया, जबकि इसके बरक्स ताइवान की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस सिस्टम को अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन किसी हद तक उन्होंने भी इस पर काम शुरू किया। ताइवान ने पिनयन के मुकाबले में ज़ियिन स्क्रिप्ट को अख्तियार किया, जो कि पिनयन के मुकाबले में काफी पुराना था, यानी 1918 में तैयार हुआ। पिनयन में बहुत से ऐसे सिंबल्स कैरेक्टर्स थे जो नए डिजाइन किए गए थे। पिनयन और ज़ियिन ऐसे स्क्रिप्ट थे जो पिछले 100 सालों में बनाए गए थे, अब 1980 और 90 की दहाई में आते हैं। स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके चीन कंप्यूटर की दुनिया में भी मुकाबला शुरू कर चुका था, लेकिन अभी भी वो वेस्ट से बहुत पीछे था। अभी भी ये लिखने में बहुत सुस्त सिस्टम था और चीनी हुकूमत के पास इनमें से कोई भी नहीं था। चीन इसको मजीद तेज बनाना चाहता था। 1980 की दहाई में उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिसने खेल ही बदल कर रख दिया। चीन ने सबसे पहले टेक्स्ट प्रीडिक्टिव सिस्टम तैयार किया, जिसमें चीनी जबान का रूट वर्ड लिखने से कंप्यूटर चीनी जबान को वो लफ्ज निकाल कर कंप्यूटर पर दिखा देता था जो कि कंप्यूटर चलाने वाला लिखना चाहता था। जैसे आजकल मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आप 1-2 हर्फ लिखते हैं और वो लफ्ज सामने आता है जो आप लिखना चाहते हैं। चीन ने ये निज़ाम उस वक्त मुतारिफ करवा दिया था जब अमेरिका और यूरोप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस एक स्टेप से चीन वेस्ट से 3 दहाइयां आगे निकल गया। एक नॉर्मल आदमी की कंप्यूटर पर टाइप करने की स्पीड 40 से 50 लफ्ज फी मिनट होती है, जबकि कंप्यूटर पर ज्यादा वक्त गुजारने वाले या कंप्यूटर पर काम करने वाले मसलन प्रोग्रामर वगैरह 70 से 80 लफ्ज फी मिनट की रफ्तार से टाइप कर सकते हैं। अब अगर हम एक आम चीनी टाइपिस्ट की बात करें तो वो 1 मिनट में 240 से 250 अल्फाज लिख सकता है, जो एक तो बहुत ज्यादा तेज स्पीड है। इसके अलावा एक बिल्कुल मुख्तलिफ जबान की स्पीड है जो वेस्ट की जबानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिन जबानों में कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके बरक्स चीन ने अपनी इजाद करदा इस टेक्नोलॉजी को वेस्ट की बनाई गई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर अप्लाई किया और इसका खूब फायदा उठाया। लेकिन चीन का दिल सिर्फ इसी पर नहीं भरा, बल्कि उन्होंने मजीद नए सिस्टम बनाने पर काम जारी रखा। हाल ही में चीन ने अपने आप को अपग्रेड करके एक बिल्कुल नया निजाम क्लाउड बेस्ड प्रिडिक्टिव टेक्सटिंग पर शिफ्ट कर लिया है। इससे मिलता जुलता एल्गोरिथम एक और भी है जिसे गूगल ऑटो कंप्लीट कहा जाता है, लेकिन चीन ने यह टेक्नोलॉजी गूगल से बहुत पहले उस वक्त इजाद कर ली थी जब गूगल को इसका ख्याल भी नहीं आया था। ये सिस्टम असल में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली एक्टिविटीज को चेक करता है और फिर लिखने वाले को बताता है कि वो क्या लिखने जा रहा है, बल्कि ये लिखने वाले को ये भी दिखाता है कि वो मजीद क्या क्या लिख सकता है। और ऐसा वो उसी सर्वर पर मौजूद दूसरे लोगों की सर्च एक्टिविटी से डाटा लेकर सिमिलर सर्चेस बनाता है, जिसे हम क्लाउड बेस्ड सिस्टम कहते हैं। चीन में जिस कंपनी के पास इसका डाटाबेस है उसका नाम सोगो है, और इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आज चीन दुनिया पर राज करता नजर आता है। तो ये थी उस कौम की कहानी जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करके टेक्नोलॉजी को एक नए दौर में दाखिल कर दिया और अपनी जबान को QWERTY कीबोर्ड पर मुंतकिल करके इतनी तरक्की कर ली कि टेक्नोलॉजिकल तरक्की की दौड़ में यूरोप और अमेरिका से भी आगे निकल गया और एक कीबोर्ड के जरिए टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह बन गया।